मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। तो स्टूडेंट्स, सामान्य विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, आधारभूत विज्ञान तथा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है तथा एक गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान कहलाता है। वहीं आधारभूत विज्ञान से वैज्ञानिक मानसिकता, समझ तथा जानकारी का विकास होता है। इसी की नींव पर तकनीकी विकास होता है और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान आगे बढ़ता है। तो विज्ञान के कितने पक्ष हैं? दो। नंबर 1 आधारभूत विज्ञान, नंबर 2 अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। स्टूडेंट्स, इसमें हम फर्स्ट साइंटिस्ट लेंगे सुश्रुत। विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन आता है, सुश्रुत किसके वंशज थे? तो आपका उत्तर होगा विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने धन्वंतरि के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त किया। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया, जो आज भी प्रासंगिक है। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर अनेक जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए तथा संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। उनके द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा जाता है, सुश्रुत ने प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो आपका उत्तर होगा धन्वंतरि के आश्रम में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? आपका आंसर होगा सुश्रुत संहिता। जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दी पूर्व इन्होंने आपूर्ति दोष का विचार किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाए और आपूर्ति दोष न रह जाए। स्टूडेंट्स, जोसेफ लिस्टर से भी कई शताब्दी पूर्व इन्होंने आपूर्ति दोष का विचार दिया था और इन्होंने शल्य चिकित्सा में जो उपकरण काम में आते हैं उन्हें कीटाणु रहित करने का विचार दिया। इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए विषहीन जौक का इस्तेमाल किया। तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, शल्य चिकित्सा के दौरान रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए सुश्रुत ने किस जीव का उपयोग किया? तो आपका उत्तर होगा जोंक। क्या होगा? जोंक। सुश्रुत द्वारा 26 शताब्दी पहले नाक, कान व होठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। वास्तव में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के पिता कहा जा सकता है। शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। उनके संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोर्सेप्स या काटने एवं पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली फोर्सेप्स या चिमटियों के पूर्व रूप हैं। इन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में भी उपयोगी निर्देश दिए। चिकित्सा ज्ञान में भारत बाकी देशों से बहुत आगे था। सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में अनुवादित हुआ तथा बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मैं फिर से बता रहा हूँ। सुश्रुत किसके वंशज थे? विश्वामित्र के। सुश्रुत ने जो है प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? धन्वंतरि के आश्रम में। संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान सर्वप्रथम किसने प्रदान किया? सुश्रुत ने। सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में जो है सुश्रुत ने किसका वर्णन किया है? शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन दिया है। जोसेफ लिस्टर से भी कई शताब्दी पूर्व आपूर्ति दोष का विचार किसने दिया? सुश्रुत ने दिया। अब देखो, इन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाए और आपूर्ति दोष ना रहे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के दौरान रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए किस जीव का इस्तेमाल किया? जोंक का। सुश्रुत द्वारा 26 शताब्दी पहले किन किन अंगों की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में दिए गए? नाक, कान व होठ की।
प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा से संबंधित कितने यंत्रों का ज्ञान कराया? तो आपका उत्तर होगा 101 यंत्रों का ज्ञान करवाया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है चरक। चरक आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य के रूप में प्रख्यात रहे। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। इनके अनुसार शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ एवं वात। शरीर में मौजूद तीनों दोषों के असंतुलन से बीमारी उत्पन्न होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस प्रथम चिकित्सक का नाम लिखिए जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। तो आपका उत्तर होगा चरक। क्या होगा? चरक। फिर है, चरक के अनुसार रोग कब उत्पन्न होता है? जब पित्त, कफ एवं वात का संतुलन बिगड़ जाता है तब रोग उत्पन्न होता है। उनके द्वारा 20 शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया ग्रंथ चरक संहिता आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित गद्य व पद्य दोनों रूपों में लिखित है। चरक ने आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था। उन्हें उन कारणों का पता था जिनसे शिशु का लिंग निश्चित होता है। बच्चे में आनुवांशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। वह पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, जो शरीर से मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है। चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों व चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देशों व प्रतिज्ञाओं का उल्लेख भी किया है। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगी से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, रोगी के घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। नंबर 3, चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। चरक शब्द का अर्थ क्या है? चलना, अर्थात पीड़ित जनता का इलाज करने, उन्हें शिक्षा देने के लिए दूर दूर तक की पैदल यात्राएं करते थे। इसीलिए इनका नाम चरक पड़ गया, इसीलिए इन्हें चरक कहा गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? चरक ने। चरक के अनुसार रोग कब उत्पन्न होते हैं? तो देखो, चरक के अनुसार रोग शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ एवं वात। ठीक है, इनमें असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। चरक संहिता आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मानित एक ग्रंथ है। क्वेश्चन आता है, चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित है, गद्य व पद्य दोनों में लिखित है। नेक्स्ट, चरक के अनुसार बच्चों में आनुवांशिक दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? चरक के अनुसार बच्चे में आनुवांशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण उत्पन्न होते हैं। उस प्रथम चिकित्सक का नाम बताइए जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया। चरक। उत्तर क्या होगा? चरक। चरक ने जो है चरक संहिता में चिकित्सकों व चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देशों व प्रतिज्ञाओं का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन आता है, चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों व चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए किन किन निर्देशों व प्रतिज्ञाओं का उल्लेख किया है? तो आपका आंसर होगा, चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। नंबर 3, चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। चरक शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? चलना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है CV रमन। CV रमन पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन। जन्म कब हुआ? 7 नवंबर 1888 को। कहाँ हुआ? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ। पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर, माता का नाम पार्वती अम्ल। ठीक है, इनके पिता विशाखापट्टनम के वोल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे।
रमन ने वोल्टेयर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, तो देखो यहाँ सीवी रमन ने जो 19 वर्ष की आयु में 1907 में ही जो है भौतिक विज्ञान में एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। 19 वर्ष की आयु में अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा दी। भौतिक विज्ञान के छात्र होते हुए भी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें कि साहित्य, इतिहास, संस्कृत व राजनीतिक शास्त्र जैसे विषय थे, उनमें इनका चयन हुआ। देखो सीवी रमन स्टूडेंट्स भौतिक विज्ञान के छात्र थे जो अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा इन्होंने दी, जिसमें क्वेश्चन जो साहित्य, इतिहास, संस्कृत, राजनीतिक शास्त्र जैसे विषय थे, उसमें प्रथम प्रयास में सफल हुए और भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल के पद पर नियुक्त किए गए। तो सीवी रमन की प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई? अर्थ विभाग में उप महालेखापाल के पद पर। रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों, वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के धान्विक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो देखो रमन ने स्वदेशी कौन कौन से वीणा, मृदंग, तानपुरा में, विदेशी कौन से वायलिन, पियानो में धान्विक गुणों की खोज की थी। राज की सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न मिलने के कारण 1917 में रमन ने डाकतार विभाग के महालेखापाल के पद से त्यागपत्र दे दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। इस पद पर रहते हुए इन्होंने विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की, जो उन्होंने 1928 में पूर्ण की। तो रमन ने विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज कब पूर्ण की? 1928 में। और इस कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इसके अनुसार जब प्रकाश ध्रुव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश और ध्रुव के बीच अंतःक्रिया होती है और इस अंतःक्रिया से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। रमन प्रभाव खोज की विशेष बात यह थी कि ये केवल 200 रुपये के उपकरणों एवं न के बराबर सुविधाओं के साथ जो है रमन ने इसकी खोज की थी। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1954 में उन्हें सर्वोच्च भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से विभूषित किया गया। उनके इन वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंध विकसित करने हेतु लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन ने समुद्र व आकाश का नीला रंग होने के कारण ठोस द्रव्य व गैस का अध्ययन किया। भाई आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसका कारण सीवी रमन ने बताया। समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है, रमन ने बताया। ठोस द्रव्य गैस का अध्ययन भी किया इन्होंने। इसके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण व ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए। 20 नवंबर 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। उनके सम्मान व रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें से निम्न क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म कब हुआ? 7 नवंबर 1888 को। कहाँ हुआ? तिरुचिरापल्ली शहर, तमिलनाडु में हुआ। सीवी रमन के माता पिता का नाम, पिता चंद्रशेखर अय्यर, माता पार्वती अम्ल। सीवी रमन ने एमएससी परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1907 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सीवी रमन की प्रथम नियुक्ति किस पद पर हुई? अर्थ विभाग में उप महालेखापाल के पद पर। सीवी रमन ने किन किन स्वदेशी वाद्य यंत्रों में धान्विक गुणों की खोज की? वीणा, मृदंग, तानपुरा। कौन कौन से विदेशी यंत्रों में धान्विक गुणों की खोज की? वायलिन और पियानो। ठीक है, नेक्स्ट, रमन ने डाकतार विभाग के महालेखापाल के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1917 में।
रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की? 1928 में। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1930 में। रमन प्रभाव क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो रमन प्रभाव लिखना है, महत्व में समुद्र व आकाश के रंग वाला बिंदु, ठोस द्रव गैस वाला बिंदु डाल सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद सीवी रमन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1954 में। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर सीवी रमन। उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सीवी रमन। ठीक है। फिर नेक्स्ट, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? सीवी रमन के सम्मान व रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर भाभा, और इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।